करते हैं। तो आइए पहले मैप पर हम इस बात को समझते हैं कि यह विषय कहां से संबंधित है और क्यों हम इसे पढ़ रहे हैं। तो साथियों, हाल ही में किस देश ने रूस और जर्मनी के बीच में गैस पाइपलाइन को मंजूरी दी है? तो उसका नाम है अमेरिका। अब आप पूछेंगे, सर जब गैस पाइपलाइन थी उसके जर्मनी के बीच में और रूस के बीच में, तो अमेरिका होता कौन था इस पर रोक लगाने वाला? तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप इसे समझिए। देखिए, बहुत बड़ा एक अंतरराष्ट्रीय विषय है, इसे बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है कि व्हाई यूएस हैज चेंज्ड इट्स माइंड ऑन नॉर्ड गैस पाइपलाइन। तो साथियों, ये बहुत गंभीर विषय है। इसे समझने के लिए पहले हमें एक मैप को देखना होगा और उस मैप को समझने के बाद में हम बाकी सारी बातें समझ पाएंगे, क्योंकि यूरोप का मैप देखना बहुत जरूरी है। जब हम यूरोप का मैप देखते हैं तो हमें रशिया भी दो भागों में बटा दिखाई देता है। एक रशिया जो कि यूराल पर्वत से पश्चिम की तरफ है, दैट इज यूरोप में है, और एक रशिया जो यूराल पर्वत के पूर्व में है, दैट इज पूर्वी यानी एशियन रशिया। तो हम आज जो बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं पूरे की पूरे यूरोप वाले हिस्से की। साथियों, यूरोप में आपको एक हिस्से में रशिया दिखाई पड़ रहा है। रशिया के सामने अगर आप जर्मनी देखते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से चीजें नजर आती हैं। जरा निशान को देखिए, ये रशिया रहा और रशिया के सामने ये समुद्र दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला जो आपको नजर आ रहा है। साथियों, रशिया से यहां से एक गैस पाइपलाइन डाली गई कुछ इस प्रकार से, और ये गैस पाइपलाइन कहां तक के लिए डाली गई? जर्मनी तक के लिए डाली गई। अब आप पूछेंगे, ये कौन से देश में से होके निकली? तो बेटा, ये कौन से देश में से होके निकली? तो आंसर है, ये निकली बाल्टिक समुद्र में से होकर के। कौन सा समुद्र है बेटा? ये जो दिखाई दे रहा है, ये है बाल्टिक ओशियन। कौन सा ओशियन है? बाल्टिक ओशियन। अच्छा, तो क्या पहले से ही एक पाइपलाइन डली है या डली हुई थी? बेटा, एक पाइपलाइन ऑलरेडी डली हुई है रशिया से और जर्मनी के बीच में, और उसके माध्यम से आती है गैस। ये पाइपलाइन समुद्र में डली हुई है। इसे कहा गया नॉर्ड स्ट्रीम 1। जो पहली पाइपलाइन है, इसे नाम क्या दिया गया? नॉर्ड स्ट्रीम 1। अब सवाल बनता है, नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? तो अब देखिए, नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है? रशिया से जर्मनी के बीच में एक और पाइपलाइन सैंक्शन हुई। सैंक्शन का मतलब पास किया गया उसको कि बनाना है। कब बनाना है? 2014 के अंदर साथियों, वर्ष 2014 में यहां से होते हुए एक और पाइपलाइन को मान्यता दी गई। इन 2014, ये रहा 2014 में एक और गैस पाइपलाइन को अनुमति दी गई, जिसकी कुल लागत 11 बिलियन डॉलर आने वाली थी। कितना? 11 बिलियन डॉलर जो है इसकी कुल लागत आने वाली थी। इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। ये जो 11 बिलियन डॉलर आने वाली लागत थी, इस काम को 2019 में इन दोनों ने, जर्मनी ने और रशिया ने मिलाकर के लगभग 98% पूरा कर दिया था। कितना परसेंट? 98% इनके बीच का यह काम 2019 में पूरा हो चुका था। तब डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि यदि रशिया पर दबाव बनाना है, क्योंकि रशिया इस गैस को बेच करके बहुत सारा पैसा जर्मनी से कमाने वाला था। कितना पैसा? इससे अंदाजा लगाइए कि ये जो गैस पाइपलाइन है, ये एक दिन में 55 बिलियन घन मीटर यानी कि मीटर क्यूब जो है, इतनी गैस प्रतिदिन इस पाइपलाइन से बेचने वाला था। जो पाइपलाइन 98% तक बनाई जा चुकी थी, इसके ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया। कैसे प्रतिबंध लगाया? अब आप ये जानना चाहेंगे। इसके लिए उसने क्या किया? अमेरिका ने जर्मनी के बाहर अपने जहाज खड़े कर दिए और लड़ाकू जहाजों से वो पाइपलाइन डालने नहीं दिए कि ये पाइप अब डलेंगे नहीं, समुद्र में ही पाइप पड़े छोड़ दो, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फिर आपके दिमाग में सवाल बनेगा, अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा था, यानी ट्रंप ऐसा कर क्यों रहा था? अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। पीछे की कहानी कुछ यूं है कि जो ये रशिया है, इसने वर्ष 2014 में, साथियों, वर्ष 2014 में रशिया ने एक हिस्से के ऊपर कब्जा किया, जिसे हम क्रीमियन हिस्सा कहते हैं। देखिए, आपको ये देश दिखाई पड़ रहा होगा, यूक्रेन। इस यूक्रेन के नीचे एक छोटा सा हिस्सा है, देखिए ये दिखाई पड़ रहा होगा, इसका नाम है क्रीमिया। साथियों, असल में जो ये क्रीमिया है, इसके ऊपर रशिया ने 2014 में कब्जा कर लिया। क्रीमिया जो हिस्सा है, ये है तो यूक्रेन का, लेकिन इस पर कब्जा किसने किया था? रशिया ने।
कब किया था? 2014 में। ऐसी स्थिति में ये पूरा की पूरा यूरोपियन देशों का समूह और अमेरिका रशिया से नाराज हो गया कि आपने एक देश के हिस्से पर कब्जा क्यों किया। वास्तविकता की वजह यह थी कि ये क्रीमिया जो हिस्सा है इसे रशिया अपना ही मानता है। ये कहां है? ब्लैक सी में है। तो जब इस पर कब्जा किया तो पूरा की पूरा विश्व रशिया से नाराज हुआ। विश्व बोले तो G8 नामक एक संगठन था जिसमें रशिया भी सदस्य था। तो रशिया को उससे बाहर निकाल दिया गया कि चूंकि आपने दुनिया के अंदर स्थिरता को भंग किया है, इसलिए हम आपको G8 से बाहर निकालते हैं और रशिया को G7 में कन्वर्ट कर दिया। आ गई बात समझ में? यानी कि एक संगठन बन गया G7 और रशिया रह गया अलग। अच्छा, अब यहां तक भी सारी बात सही है। अब क्या होता है? रिसेंटली न्यूज ये निकल के आती है कि साहब बाइडेन प्रशासन ने जो ट्रंप का निर्णय था, कौन सा निर्णय कि ये गैस पाइपलाइन नहीं आने देंगे, इस निर्णय को पलट दिया है। पलट के क्या कर दिया है कि आसानी से गैस आने देंगे। अब आपके दिमाग में सवाल बनेगा, तो क्या रशिया का क्रीमिया के ऊपर कब्जा सही ठहराया गया है? पहला सवाल तो यही बनता है। और क्या यूक्रेन, जो अब तक अमेरिका और यूरोप के दम पर यह सोच रहा था कि ये लोग उसकी हिफाजत करेंगे, तो क्या यूक्रेन को यह समझ लेना चाहिए कि रशिया के आगे ये सब लोग सरेंडर कर गए हैं? समझना तो ऐसा ही चाहिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, अब यह भी समझिए। पहला सवाल बनता है, अमेरिका झुका क्यों? तो आंसर क्या है? अमेरिका का कहना है कि अगर पुतिन के साथ में मैंने एरोगेंस रखी तो पुतिन कहीं ना कहीं विश्व में हमारा बहुत सारे मोर्चों पर इज्जत को गिरा सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान, आपको मालूम होना चाहिए अफगानिस्तान में जैसे ही अमेरिका बाहर निकला, रशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ना शुरू हो गया और उससे अमेरिका की वैश्विक इमेज के ऊपर फर्क पड़ा। यही कारण है कि मैंने आपको 2 दिन पहले ट्रायो का प्लस नामक एक संगठन पढ़ाया था जो कि रशिया के नेतृत्व में अमेरिका और चीन के मिलने से बन रहा था। क्योंकि रशिया का जो सुप्रीडेंसी है वो अमेरिका ने भी बर्दाश्त की और माना कि हाँ ये कुछ कर सकता है। नंबर 1। दूसरी बात क्या है, हाल ही में पूरा यूरोप, ये जो आपको दिख रहा है, इसकी 40% गैस की आपूर्ति, नेचुरल गैस की आपूर्ति रशिया अकेला करता है। कितना परसेंट गैस की पूरी आपूर्ति? 40% नेचुरल गैस की आपूर्ति रशिया अभी अकेला देश मिलकर के कर रहा है। अब आने वाले 12 साल में यूरोप के पास से नेचुरल गैस के भंडार खत्म हो जाएंगे। इतना ज्यादा इन लोगों ने दोहन कर लिया है। तो भविष्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनकी मजबूरी क्या है कि ये रशिया से गैस मंगाते रहें। यानी कि जर्मनी ने अमेरिका पर दबाव बनाया कि आपकी पॉलिटिक्स के चलते हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को क्यों छोड़ दें। और ऐसी स्थिति में जर्मनी के दबाव के कारण रशिया से गैस मंगाने की इजाजत बाइडेन प्रशासन ने दे दी, क्योंकि देखा यह जा रहा था कि जर्मनी के प्रतिरोध के कारण कहीं अमेरिका का संबंध यूरोप से खराब ना हो जाए। तो ऐसी स्थिति में जर्मनी का दबाव काम आया। लेकिन अब चूंकि अमेरिका है तो अमेरिका कुछ बातें अपनी भी रखना चाहेगा। क्या रखना चाहेगा? तो अमेरिका ने हाल ही में यह कहा कि ठीक है, मैं परमिशन दे रहा हूं, मैं यहां से पाइप डालने की इजाजत दे रहा हूं, लेकिन यूक्रेन का क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में जर्मनी ने कहा कि यूक्रेन की टेंशन क्यों हो रही है? तो आंसर दिया गया, बोले यूक्रेन को हमने वादा किया था कि हम तुम्हारे यहां से निकली हुई गैस परचेज करेंगे, और रशिया से एक गैस पाइपलाइन ऐसी भी आती है जो यूक्रेन को बाईपास करते हुए पोलैंड और जर्मनी आती है। तो यूक्रेन को डर है कि आने वाले समय में रशिया और आक्रामक हो जाएगा, क्योंकि जर्मनी तक गैस पहुंचाने के लिए उसे यूक्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन का डर बढ़ना शुरू हुआ। ऐसी स्थिति में यूक्रेन को कहा गया है कि तुम्हें हमारे द्वारा एक फंड दिया जाएगा जिसका नाम होगा ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी फंड। और ये ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी जो फंड है, ये कौन देगा? ये अमेरिका, रशिया, इससे जर्मनी से बोल रहा है कि आप यूक्रेन को एक कंपनसेशन राशि दीजिए ताकि कहीं यूक्रेन अपने यहां से पाइपलाइन के ना गुजरने पर हुए नुकसान को मैनेज कर सके। तो अब आप जानना चाहेंगे कि यूक्रेन को कितना पैसा दिया जाना तय हुआ है। तो साथियों, यूक्रेन को तय हुआ है $50 मिलियन सालाना। कितना? यूक्रेन को दिया जाएगा $50 मिलियन सालाना। यह पैसा दिया जाना तय हुआ है कि यदि
यूक्रेन से होकर के आने वाली पाइपलाइन भविष्य में बंद हो जाती है और रशिया इतना आक्रामक हो जाता है तो ग्रीन एनर्जी फंड के नाम पर $50 मिलियन सालाना इसे दिया जाएगा। तो एक प्रकार से रशिया के सामने अमेरिका को सरेंडर इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि यूरोप पूरा एनर्जी क्राइसिस में चला जाता। यही कारण है कि ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना के ऊपर से अमेरिका को रोक हटानी पड़ी। अब आप देख सकते हैं ये वाइबॉर्ग से होकर के ग्रीफवाल्ड यानी जर्मनी तक आएगी। जहां से होकर आएगी उस जगह का नाम बाल्टिक सी है। आप जरा इस प्रकार से इसे देख सकते हैं, पोलैंड की बगल में से होकर के निकलेगी। उम्मीद है आप सभी साथी इस बात को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 परियोजना क्या है, गैस के लिए बात क्या है और इस पूरी की पूरी घटना के अंदर साथियों कुल मिलाकर दोनों पाइपलाइन जो हैं वो 110 बिलियन मीटर क्यूब गैस ट्रांसपोर्ट करेंगे। ये तथ्य आप याद रख सकते हैं। कुछ इस प्रकार की पाइपलाइन है जो समुद्र में होकर के बिछाई जा रही है। इस समुद्र में बिछाई जा रही पाइपलाइन को अब वापस से काम करना शुरू हो गया है और ये जर्मनी तक पाइपलाइन पहुंचाई जाने का कार्य रशिया से किया जा रहा है। उम्मीद है सभी साथियों को यह बात बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होगी। किसी भी प्रकार का कोई भी, हाँ, एक विद्यार्थी लिख रहे हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन से कहा कि हम तुम्हारे हैं सनम, और बाद में धोखा दे दिया। हाँ, हुआ कुछ ऐसा ही है कि अमेरिका ने एक प्रकार से यूक्रेन के साथ में धोखा कर दिया है, क्योंकि जिस यूक्रेन के क्रीमियन वॉर को लेकर के अमेरिका ने ये सारे नाटक किए, अब उसका साथ छोड़ देना निश्चित ही एक गलत प्रयास है। बहुत बहुत सही। हाँ जी, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, आइए साथियों तो बढ़ते हैं आगे। उम्मीद है आपको ये वाला विषय भी अंतरराष्ट्रीय मुद्दे के रूप में बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आपको याद हो तो जब ये बंद किया गया था मैंने तब भी पढ़ाया था, और जब शुरू किया गया है तब भी मैंने आपको ये बता दिया है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर केवल एक ही विषय नहीं होता, बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्ट होती हैं। अब आप पूछना चाहेंगे सर इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए, इंडिया को भी अब बाइडेन प्रशासन पर प्रेशर क्रिएट करना चाहिए। किस चीज का प्रेशर? कि साहब हमें भी ईरान से तेल लेने दीजिए, क्योंकि ईरान से भारत ने तेल का इंपोर्ट 0 कर दिया है। यही कारण है कि हम लोगों को तेल परचेज करने में बढ़ी हुई मार्केट कीमतों का सामना करना पड़ रहा है। यदि ईरान से इंडिया तेल लेना शुरू करता है तो निश्चित ही भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। तो भारत को भी चाहिए कि इस प्रकार का प्रेशर जो जर्मनी ने अमेरिका पर क्रिएट किया, वैसा भारत भी अमेरिका पर क्रिएट करे और ईरान से अपने लिए तेल जो मंगवाने का प्रयास है वो पूरा करे। ठीक है।